हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं विकास मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल सुपर इंटरमीडिएट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एडजेक्टिव क्लॉज पे। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, एडजेक्टिव क्लॉज की हिंदी होती है विशेषण उपवाक्य। ये एक प्रकार का आश्रित उपवाक्य है जो विशेषण यानी एडजेक्टिव का गुण रखता है। ठीक है, अब इसमें हम वन बाय वन इतने कंजक्शन का जो है स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे हु के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी स्थान पर आपको जो जिस, यहाँ भी जो जिसके, जितना भी ये लिखा है ये यहाँ पे हु का प्रयोग होने वाला है। कैसे होगा ये इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह आप जानेंगे। लेकिन अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले हु के बारे में। हु का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें ये जो सारे जो शब्द लिखे हुए हैं जब ये सब्जेक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं तब। ठीक, अब इसको हम देखेंगे कैसे। पहले बात को देसी अंदाज में समझते हैं। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है वह अपने जीवन में सफलता पाता है। तो जो जिस सेंटेंस में लिखा है वही एडजेक्टिव क्लॉज है, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक, वह अपने जीवन में सफलता पाता है। कौन सफलता पाता है? जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है वही अपने जीवन में सफलता पाता है। इसलिए पहली बात तो इसको हम लिखेंगे नहीं, ध्यान से समझिए एक एक चीज। दूसरी बात इसमें समझिए, इसमें जो शब्द एक्चुअली किसके लिए आया है, व्यक्ति के लिए आया है। मतलब ये दोनों चीजें लगभग एक हैं। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, कौन परिश्रम करता है? जो व्यक्ति। हाँ, अब ये चीज जान लेना जरूरी है कि ये जो जिसको मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ व्यक्ति को मॉडिफाई कर रहा है, इसको हम बोलते हैं एंटेस्डेंट। इसको क्या बोलते हैं? एंटेस्डेंट। एंटेस्डेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्व वृत्तांत। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो जिसके लिए आता है, जिसको मॉडिफाई कर रहा है, वही चीज सब्जेक्ट के रूप में होनी चाहिए। और अगर वो सब्जेक्ट के रूप में है तो हमें हु का यूज करना है। और हु तथा हुम का प्रयोग मनुष्य जाति के लिए होता है, बस ये चीज ध्यान रखना। ठीक, दूसरी बात, अगर एडजेक्टिव क्लॉज पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में है तो हम उसको आगे लिखेंगे और दूसरा सेंटेंस बाद में लिखेंगे। और एक चीज और जान लीजिए, जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है वह अपने जीवन में सफलता पाता है। कौन सफलता पाता है? जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है। ये पूरा एडजेक्टिव क्लॉज है, ये आगे लिखा जाएगा और इसके बाद हमने वर्ब लिख देना है, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है, फिर ये प्रीपोजिशन का हिस्सा लिख देना है। ये चीज नहीं लिखना है। जब एडजेक्टिव क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में आता है तो इधर हमें मिले हुए सब्जेक्ट को नहीं लिखना होता। अब चलिए इसको बनाते हैं। तो जो व्यक्ति एंटेस्डेंट है तो पहले हमें उसको लिखना है। जो व्यक्ति यानी पहले एंटेस्डेंट लिखेंगे, द पर्सन, और उसमें द का यूज कर देते हैं। एंटेस्डेंट के साथ बहुधा द का यूज होता है। द पर्सन, और उसका जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जो शब्द है, कंजक्शन है, वो यहीं पे लिखा जाएगा। ये बात एकदम ध्यान रखिए। द पर्सन हु, व्यक्ति जो। अब कठिन परिश्रम करता है, ये सब्जेक्ट था तो इसके बाद क्रिया लिख देंगे कठिन परिश्रम करता है यानी वर्क हार्ड। और चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसमें हमने यस जोड़ देना है। द पर्सन या मैन भी लिख सकते हैं, द मैन हु वर्क्स हार्ड। ये इतना बन गया। फिर यही एक्चुअली दूसरे उपवाक्य का सब्जेक्ट है। वह अपने जीवन में सफलता पाता है। कौन सफलता पाता है? जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, यही सब्जेक्ट हो जाएगा। इसको हमने यहाँ पे नहीं लिखना है, सीधा क्रिया लिख देना है, पाता है। पाना की अंग्रेजी गेट और उसमें यस जुड़ जाएगा। भैया जी ध्यान रहे, किसी एंटेस्डेंट के अनुसार ये सब क्रियाएं होंगी, ये सब। तो एंटेस्डेंट चूंकि एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ भी यस जुड़ा, यहाँ भी यस जुड़ा, ये ध्यान रखिए। तो द मैन, द पर्सन हु वर्क्स हार्ड गेट्स, पाता है, क्या पाता है? सफलता यानी सक्सेस। अब ये हमने लिखना है अपने जीवन में यानी इन हिज लाइफ। ये ट्रांसलेशन बन के तैयार हो गया।
जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है वह अपने जीवन में सफलता पाता है। द पर्सन हु वर्क्स हार्ड गेट सक्सेस इन हिज लाइफ। तो आपने ये देखा कि ये जो पूरा एडजेक्टिव क्लास था ये एक्चुअली दूसरे उपवाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आया था, तो आगे लिखा गया और दूसरे वाक्य से ये जो फेक सब्जेक्ट है इसको हटा देंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी जो पूरा एडजेक्टिव क्लास है ये आपका एडजेक्टिव क्लास है। जिस लड़के ने तुम्हें गाली दिया है ये आपका एडजेक्टिव क्लास है। सिंपल है पहचानना, जिसमें ये कंजक्शन लगा हो जिस सेंटेंस के शुरुआत में या जिसमें लगा हो वही एडजेक्टिव क्लास हो जाता है। ठीक है, तो जिस लड़के ने तुम्हें गाली दिया है मैं उसे जानता हूं। ठीक, अब यहां पे सब्जेक्ट एक्चुअली ये है, ये उस ऊपर वाले वाक्य में सब्जेक्ट ये था, पूरा एडजेक्टिव क्लास इसलिए आगे लिखा गया था। लेकिन यहाँ पे मैं उसे जानता हूँ, कौन जानता है, मैं, ये सब्जेक्ट है। और एक्चुअली ये पूरा एडजेक्टिव क्लास ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। आप देख लीजिए, जिस लड़के ने तुम्हें गाली दिया है मैं उसे जानता हूँ, कौन जानता है, मैं जानता हूँ, क्रिया हो गया। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, इसको मैं सही कह दे रहा हूँ। मैं उसे जानता हूँ तो कौन जानता है, मैं जानता हूँ, क्रिया हो गया। किसको जानता हूँ, जिस लड़के ने तुम्हें गाली दिया है। ये एक्चुअली एडजेक्टिव क्लास ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। तो सिंपली मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब एडजेक्टिव क्लास सब्जेक्ट के रूप में आया तो आगे लिखिए, लेकिन यहां पे फिर ये वाला सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा। लेकिन जब एडजेक्टिव क्लास ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो पहले ये वाला क्लास बनेगा, मैं जानता हूं, किसको जानता हूं, जिस लड़के ने तुम्हें गाली दिया है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैं उसे जानता हूं, पहले उधर वाला बनाइए, आई, और जानना की अंग्रेजी नो होता है, उसको हमने लिख दिया, आई नो। किसको जानता हूं उसे लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि जानता हूं किसको, जिस लड़के ने तुम्हें गाली दिया है। ठीक, तो ये हम लिखेंगे। लेकिन अब इसमें ध्यान रखिए, जिस लड़के ने तुम्हें गाली दिया है, किसने गाली दिया है, जिस लड़के ने, ये यहाँ पे ये सब्जेक्ट है एक्चुअली ये वाला। ठीक, तो ध्यान रखिए कि जिसको मॉडिफाई कर रहा है लड़के ने, उसको हम पहले लिखेंगे, क्योंकि पहले एंटेसिडेंट लिखा जाता है। ध्यान रखिए, जिस शब्द जिसके लिए आया है वो एंटेसिडेंट है, उसको हम पहले लिखेंगे। आई नो द बॉय, अब जिस ने, इसको हम लिखेंगे हु। क्यों हमने हु लिख दिया, पहली बात तो ये मनुष्य है। दूसरी बात ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, जिसने तुम्हें गाली दिया है सब्जेक्ट के रूप में आया है। आई नो द बॉय हु, और उसके बाद ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तुम्हें गाली दिया है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट ही बनाएंगे। ध्यान रहे सहायक क्रिया इसी एंटेसिडेंट के अनुसार ही होगी। आई नो द बॉय हु हैज, अब गाली दिया है, गाली देना की अंग्रेजी हो जाएगा अब्यूज्ड। ठीक, किसको गाली दिया है, तुम्हें, यानी यू। भैया सिंपली मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब एडजेक्टिव क्लास ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो फिर वो ऑब्जेक्ट के रूप में यानी पीछे ही लिखा जाएगा, और जब एडजेक्टिव क्लास सब्जेक्ट के रूप में आए तो हमें उसको आगे ही लिखना है, क्योंकि सब्जेक्ट आगे लिखा जाता है। इस तरह से जो के लिए जब वो मनुष्य जाति हो और सब्जेक्ट के रूप में हो तो हमें हु का यूज करना होता है। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे वह अध्यापक जो मेहनत से पढ़ाता है सभी छात्र उसे पसंद करते हैं। ठीक, वह अध्यापक जो मेहनत से पढ़ाता है सभी छात्र उसे पसंद करते हैं। तो इसको हम बनाएंगे। इसमें देखिए, वह अध्यापक जो मेहनत से पढ़ाता है, इसको हम चेक करेंगे कि ये सब्जेक्ट के रूप में आया है कि ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। सभी छात्र उसे पसंद करते हैं, कौन पसंद करते हैं, सभी छात्र। इस वाले वाक्य से सब्जेक्ट ढूंढेंगे, और इसमें सब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पसंद करते हैं कौन, सभी छात्र, ये सब्जेक्ट है, और इसकी क्रिया है पसंद करते हैं। फिर किसको पसंद करते हैं, तो पता चला वह अध्यापक जो मेहनत से पढ़ाता है। इसका मतलब पहले हमें इधर वाला बनाना है, सभी छात्र, इसको हम लिखेंगे ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स। फिर पहले क्रिया लिख देंगे, पसंद करते हैं, प्रेजेंट फिट टेंस है तो इसको हम बनाएंगे लाइक, ऑल स्टूडेंट्स लाइक। किसको पसंद करते हैं उसे नहीं लिखा जाएगा, इसलिए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि किसको पसंद करते हैं, वह अध्यापक जो मेहनत से पढ़ाता है। अब जो आया किसके लिए, आया है अध्यापक के लिए, तो यही एंटेसिडेंट हो जाएगा। एंटेसिडेंट में बस केवल द का यूज कर दीजिए। ठीक, वह नहीं लिखेंगे, वह नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बस द, एंटेसिडेंट में द लगा दीजिए, द टीचर। ठीक है, तो ये बन गया ऑल स्टूडेंट्स लाइक द टीचर। अब जो की अंग्रेजी हमने हु लिखना है। क्यों लिखना है भैया, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। यहाँ पे जो मेहनत से पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, जो, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये अध्यापक ही पढ़ाता है तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हमें हु लिखना है। अगर यही ऑब्जेक्ट होता तो हमने हुम लिख देना होता। तो हु अब पढ़ाता है, पढ़ाता की अंग्रेजी होता है टीच, तो यहाँ पे हो जाएगा
टीचेज, हु टीचेज जो पढ़ाता है, मेहनत से की अंग्रेजी होता है डिलीजेंटली, डिलीजेंटली इसका मतलब होता है मेहनत से। तो ये बन गया, वह अध्यापक जो मेहनत से पढ़ाता है सभी छात्र उसे पसंद करते हैं। और स्टूडेंट्स लाइक द टीचर हु टीचेज डिलीजेंटली या लेबोरियसली भी लिख सकते हैं, मेहनत से की अंग्रेजी। कभी कभी ये जो वाला पोर्शन जो है ये बीच में आ जाता है, तो ये बीच में आ गया, ये एक्चुअली इस वाक्य में लगा हुआ है, इस वाले में, तो बस यही एडजेक्टिव क्लॉज है, यही एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अब ये जब बीच में आ गया तो हमने इधर वाला वाक्य बना लेना है, मेरा एक नौकर है, मेरा एक नौकर है यानी मेरे पास एक नौकर है, तो वहाँ पे पोजीशन हो रहा है, तो वहाँ पे अधिकार हो रहा है, तो हैज हैव लगाएंगे। मेरा एक नौकर है मतलब मेरे पास एक नौकर है, आई हैव मेरे पास है। कौन है एक नौकर, उसको लिख दीजिए अ सर्वेंट, ठीक है, आई हैव अ सर्वेंट जो सारे घरेलू कार्य प्रसन्नतापूर्वक करता है। अब जो आया है नौकर के लिए, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, एंटेसिडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन साथ साथ होते हैं। एंटेसिडेंट और ये जो कंजक्शन है जिनको रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, ये साथ साथ होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो नौकर के लिए आया है, तो ये देखिए यहाँ पे नौकर लिखा है, उसी के बगल हमने हु लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। दूसरे वाक्य से हम देखेंगे, मेरा एक नौकर है, आई हैव अ सर्वेंट जो सारे घरेलू कार्य प्रसन्नतापूर्वक करता है। कौन करता है? यही नौकर ही करता है। तो ये सब्जेक्ट के रूप में आया है तो हु लिखेंगे, मनुष्य के लिए हु ही लिखा जाता है। अगर वस्तु वगैरह आ जाएगा, थिंग्स आ जाएगा, तो उसके लिए हम विच या दैट का यूज करेंगे, वो आप जानेंगे धीरे धीरे। आई हैव अ सर्वेंट हु, अब ये सब्जेक्ट हो गया तो सीधा क्रिया लिख देंगे, करता है। करना की अंग्रेजी डू लिख सकते हो या परफॉर्म भी लिख सकते हो। हु परफॉर्म्स, ये एंटेसिडेंट के अनुसार यस जुड़ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हु परफॉर्म्स करता है, क्या करता है? सारे घरेलू कार्य, यानी ऑल द हाउस होल्ड कार्य, यानी वर्क लिख सकते हैं या टास्क लिख सकते हैं, ठीक है। वो आपके पर्यायवाची पर निर्भर करता है कितना आप जानते हो सिनोनिम्स। हु परफॉर्म्स ऑल द हाउस होल्ड वर्क्स, अब प्रसन्नता पूर्वक, इसको हम लिख देंगे हैप्पीली, इसको हम लिख देंगे हैप्पीली। तो बहुत बढ़िया ट्रांसलेशन बना सकते हो, टेंस आना चाहिए। मेरा एक नौकर है जो सारे घरेलू कार्य प्रसन्नतापूर्वक करता है। आई हैव अ सर्वेंट हु परफॉर्म्स ऑल द हाउस होल्ड वर्क्स हैप्पीली। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। लास्ट सेंटेंस, उस व्यक्ति को बुलाओ जिसके पास सारे जरूरी कागज हैं। उस व्यक्ति को बुलाओ जिसके पास सारे जरूरी कागजात हैं। अब इसमें जिसके आ गया, जिसके, ठीक है। तो मतलब इससे नहीं है कि कहीं पर जो आता है, कहीं पे जिस आता है, कहीं पे जिसके आता है, मतलब इससे नहीं है। मतलब इससे है कि जो आपका एंटेसिडेंट है वो सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। अगर वो सब्जेक्ट के रूप में पाते हैं आप उसको सब्जेक्ट के रूप में, तो हु का यूज कर देंगे। अगर वही एंटेसिडेंट ऑब्जेक्ट के रूप में आपको मिलता है, देन यू विल यूज हुम, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। अब यहाँ ये यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे इस वाक्य में लिखा है, तो बस यही एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। इसकी परिभाषा, डिफिनेशन वगैरह बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, पहले ट्रांसलेशन बनना चाहिए। मेरा मानना है ट्रांसलेशन बन जाए तो सारा दुख खत्म हो जाता है। उस व्यक्ति को बुलाओ, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें पहले क्रिया लिखी जाती है, कॉल। बुलाओ, किसको बुलाओ? उस व्यक्ति को जिसके पास सारे जरूरी कागजात हैं। अब जिसके किसके ले आया है ये चीज जानना बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखिएगा। उस व्यक्ति को बुलाओ जिसके पास, तो जिसके आया है उस व्यक्ति के लिए, तो यही एंटेसिडेंट है। इसमें बस केवल दा का यूज कर दीजिए। कॉल यानी बुलाओ, किसको बुलाओ? उस व्यक्ति को, द मैन, ठीक है। ये इंपरेटिव सेंटेंस है। कॉल द मैन, उस आदमी को बुलाओ। यहाँ पे उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, बिकॉज दिस इज एंटेसिडेंट। कॉल द मैन, अब जिसके पास सारे जरूरी कागजात हैं, ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, क्योंकि जिसके पास जो भी कुछ होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। तो जब ये सब्जेक्ट के रूप में आया है तो हमने हु लिख देना है। और ध्यान रखिए कि रिलेटिव प्रोनाउन और ये रिलेटिव प्रोनाउन और एंटेसिडेंट साथ साथ हैं, साथ में होना चाहिए, पहले होना चाहिए फिर ये होना चाहिए। कॉल द मैन हु, अब जिसके पास सारे जरूरी कागजात हैं, तो यहाँ पे हमने हैज़ का यूज करना है, क्योंकि पास होना के लिए वही लिखा जाता है। हु हैज, जिसके पास हैं, ठीक है। और इसी एंटेसिडेंट के अनुसार हैज लगेगा। कॉल द मैन हु हैज, क्या है? सारे जरूरी कागजात। सारे यानी ऑल, और जरूरी की अंग्रेजी होता है इंपॉर्टेंट, और कागजात की अंग्रेजी होता है
पेपर्स। बहुत बढ़िया ट्रांसलेशन, इंग्लिश स्पीक कर सकते हो, इंग्लिश लिख सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग इन इंग्लिश वॉट एवर यू वांट टू, कुछ भी कर सकते हो, बोल सकते हो एकदम फ्लुएंटली। लेकिन ये ट्रांसलेशन जानना बहुत जरूरी है। ट्रांसलेशन एक बार सीखने के बाद फिर किंग हो जाओगे तुम। उस व्यक्ति को बुलाओ जिसके पास सारे जरूरी कागजात हैं। कॉल द मैन हु हैज ऑल द इंपॉर्टेंट पेपर्स। सॉरी, मैंने यहाँ दा नहीं लगाया है, ऑल द इंपॉर्टेंट पेपर्स। दा के बारे में भी एक दिन मैं बताऊंगा। तो एडजेक्टिव क्लास में दोस्तों मैंने आपको हु बताया है और अभी ये स्टार्टिंग ही है। अगले वीडियोस में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ मैं हाजिर होता हूँ और वादा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह आ जाएंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।